क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक बहुत ही आम सी दिखने वाली फोन कॉल, जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सी फोन कॉल किसी की जिंदगी भर की कमाई पल भर में कैसे साफ कर सकती है? अब ये सुनने में ना किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी के सीन जैसा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि आज के इस विश्लेषण में हम जिस कड़वे सच का सामना करने वाले हैं वो बिल्कुल असली है। दांव पर लगी रकम बहुत बड़ी है और जिस तरीके से इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 47 लाख रुपए। जरा इस भारी भरकम आंकड़े पर गौर करें। ये कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं था जो गलती से हो गया हो या किसी ने जल्दबाजी में किसी गलत लिंक पर क्लिक कर दिया हो। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही बारीकी से, एकदम शातिर तरीके से रची गई एक डिजिटल डकैती थी। और ये नंबर हमें चीख चीख कर बता रहा है कि आज के ये साइबर अपराधी कितने खतरनाक और बेखौफ हो चुके हैं। तो आज के इस बेहद अहम विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की फाइलों के पन्ने पलटने वाले हैं ताकि इस हैरान कर देने वाले फ्रॉड की हर एक कड़ी को जोड़ा जा सके। एक एक करके हम उन सभी परतों को हटाएंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक आम इंसान इतनी बड़ी महाठगी के जाल में फंसता चला गया। भाग 1, साइबर स्कैम की रूपरेखा और इसके मुख्य किरदार। तो चलिए सबसे पहले इन शातिर दिमागों को थोड़ा करीब से समझते हैं। आजकल के बैंक लुटेरे ना तो चेहरे पर नकाब पहनते हैं और ना ही वो हाथों में बंदूकें लिए घूमते हैं। वो बस किसी गुमनाम से कॉल सेंटर में बैठते हैं और कानों में हेडसेट लगा लेते हैं। इस कहानी के दो मुख्य किरदारों को देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है 32 साल का सुमित कुमार कोहली, नोएडा का एक एक्स टेलीकॉलर। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसकी मीठी और एकदम प्रोफेशनल आवाज, जिससे ये किसी को भी बातों में उलझा सकता था। और दूसरी तरफ है 27 साल का अंशु अग्रवाल, जो कि एक मास्टरमाइंड सिम डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका काम था ब्लैक मार्केट में दूसरों के नाम पर रजिस्टर्ड, अवैध लेकिन क्लीन सिम कार्ड सप्लाई करना, वो भी बाजार से 10 गुना ज्यादा कीमत पर। अब जब सुमित की बातों का जादू और आशु के टेक्निकल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन मिला तो समझ लीजिए एक परफेक्ट क्राइम की स्क्रिप्ट तैयार हो गई। भाग 2, फर्जी अथॉरिटी बनाना। अब सवाल ये है, ये फ्रॉड शुरू कैसे होता है? देखिए, कोई भी स्कैम तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक सामने वाले का पूरा भरोसा न जीत लिया जाए। पैसे तो बहुत बाद में मांगे जाते हैं। सबसे पहले ये अपराधी एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जिस पर कोई शक ही ना कर सके। और सबसे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? खुद को सीधा सरकार का हिस्सा बता देना। इन ठगों ने खुद को जितेंद्र गोस्वामी, जो कि एक सीनियर NPCI ऑफिसर बताया गया, और मितेश कुमार, जो खुद को वित्त मंत्रालय का अधिकारी बताता था, जैसे फर्जी नामों के पीछे छुपा लिया। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतने भारी भरकम सरकारी पदों का नाम लेकर बात करेगा तो एक आम इंसान का घबराना और उनकी बातों पर यकीन कर लेना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। और इस झूठे विश्वास को पुख्ता करने के लिए उन्होंने सिर्फ फोन कॉल का सहारा नहीं लिया, बल्कि पूरी एक डिजिटल भूल भुलैया तैयार कर दी। व्हाट्सएप पर बाकायदा फर्जी पहचान पत्र भेजे गए, ऐसे दस्तावेज शेयर किए गए जिन पर सरकारी लोगो लगे हुए थे, और तो और बातचीत के दौरान इतने भारी भरकम टेक्निकल और फाइनेंशियल शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि किसी के लिए भी इस मायाजाल को समझ पाना लगभग नामुमकिन था। भाग 3, एक सोची समझी कार्यप्रणाली। अब हम उस जाल की तरफ बढ़ते हैं जो धीरे धीरे कसा जा रहा था। कहानी की असली शुरुआत होती है एक चारे से, और वो चारा था 10 लाख रुपए का। इन ठगों ने बड़ी ही चालाकी से ये विश्वास दिलाया कि एक पुरानी LIC पॉलिसी के 10 लाख रुपए किसी सरकारी फंड में फंसे हुए हैं और बस क्लेम किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। सच कहें तो इतनी बड़ी रकम सुनकर किसी का भी लालच में आना बहुत आसान है, और यही अपराधियों का पहला और सबसे अहम कदम था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो 10 लाख रुपए कभी थे ही नहीं। ये वो विनाशकारी रकम है जो उस झूठे चारे को पाने की चाह में असल में गंवा दी गई। मिलने तो थे 10 लाख, जो कि सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन जो 47 लाख रुपए गए वो खून पसीने की एकदम असली कमाई थी। अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है कि कोई इंसान 10 लाख पाने के लिए 47 लाख रुपए भला क्यों देगा? यहीं पर एंट्री होती है इस 1,48 करोड़ के आंकड़े की। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक चक्र है। ठगों ने झांसा दिया कि अगर बताई गई सारी फीस और टैक्स लगातार भरे गए तो अंत में जो रिटर्न मिलेगा वो पूरे 1,48 करोड़ रुपए होगा।
मतलब ये साफ दिखाता है कि कैसे एक बहुत बड़े मुनाफे का लालच हमारी सोचने, समझने और तर्क करने की ताकत को पूरी तरह से अंधा कर देता है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी लूट आखिर अंजाम कैसे दी गई। इसके स्टेप्स बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे गए। फिर जब विश्वास पूरी तरह जम गया तो नए आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक खाते खोलने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन भाई, जो सबसे घातक प्रहार था वो था स्टेप 3, एक नया सिम कार्ड खरीदकर उसे कुरियर के जरिए दिल्ली भेजना। एक बार जब वो फिजिकल सिम कार्ड अपराधियों के हाथ लगा तो समझिए सारी सुरक्षा दीवारें ढह गईं। अब सारे बैंकिंग ओटीपी सीधे उनके फोन पर आ रहे थे और उनके पास खातों का पूरा नियंत्रण आ चुका था। भाग 4, पुलिस की कार्रवाई। लेकिन कहते हैं ना, हर जुर्म का कोई ना कोई सुराग जरूर छूटता है। इस पूरे तनाव के बीच सुकून देने वाली बात यह है कि अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने वाकई एक शानदार काम किया। एसीपी एचएस मकाडिया और पीआई एमएच भेतारिया की टीम ने टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी तकनीकी निगरानी और जमीनी खुफिया जानकारी का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि उत्तर प्रदेश से चल रहे इस पूरे अंतर्राज्य सिंडिकेट को गाजियाबाद के मोदीनगर तक ट्रैक कर लिया और इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका। भाग 5, याद रखने योग्य खतरे के संकेत। अब आते हैं उस बात पर जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कैसे करें। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की कुछ एडवाइजरी हैं जिन्हें दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना चाहिए। पहला, अगर कभी भी किसी पुरानी पॉलिसी पर अचानक से बहुत हाई रिटर्न का वादा किया जाए तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। दूसरा और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, सरकार या कोई भी महकमा कभी भी किसी से उसका फिजिकल सिम कार्ड कुरियर करने के लिए नहीं मांगता, कभी नहीं। और तीसरी बात, कोई भी असली अधिकारी टैक्स या फीस के नाम पर किसी पर्सनल बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की मांग बिल्कुल नहीं करेगा। ये वो नियम हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारी कमजोरियां बहुत हैं, और अगर आज ही किसी फोन कॉल पर कोई बहुत ही मीठी और प्रोफेशनल सी आवाज अचानक से किसी बड़ी दौलत का सपना दिखाए, तो क्या हम उस जाल को समय रहते पहचान पाएंगे? सतर्क रहना और इन चालाकियों को समझना ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़ने और इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।